जाने मेरे माँ बाप को भी क्या सूझी जो तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ दिया, जिंदगी नर्क बन गई है। मैं यहाँ 2 कमरे के घोंसले में रहती हूँ और इनने माँ बाप ठाठ से कोठी में रहते हैं। कहा था मैंने माँ से ऐसे घर में भेजना जहाँ खुद की छत और 2 वक्त का आराम मिले, पर उन्होंने ने तो नौकरी देखी और उस नौकरी से क्या फूटी कौड़ी मिलती है। सारा काम मुझे करना पड़ता है और अपने सपनों को 2 कमरे में समेटना पड़ता है। रसोई में बर्तन पटकते हुए पुष्पा अपने पति संजय को सुना रही थी। संजय बोला, जरा धीरे बोलो, फोन पर माँ और बाबूजी से बात कर रहा हूँ, सुन लेंगे तो 10 सवाल करेंगे। पुष्पा कहाँ मानने वाली थी ये सुनकर और जोर से बर्तन पटकने लगी। संजय ने बहाना बनाकर फोन रख दिया और बोला, अगर तुम्हें वो घर कोठी लगता है तो वहीं क्यों नहीं रही, क्यों चली आई शहर। पुष्पा धोते हुए बेलन को लेकर बाहर निकली और बोली, मेरी शादी तुमसे हुई थी, तुम्हारे माँ बाप से नहीं। कई बार समझाई कि बोलो उनसे गांव की जमीन और घर बेच दे और यहाँ हमें बड़ा सा मकान खरीद कर दे दें, पर नहीं, बस माँ बाबूजी की रट लगाए रखना, किसी काम के नहीं हो तुम। संजय बोला, कई बार बाबूजी को बोल चुका हूँ कि सब बेच दो, क्यों परेशानी में जी रहे हो, क्या रखा है इस गांव में, पर वो मेरी सुनते कहाँ हैं। पुष्पा बोली, अरे इकलौते बेटे हो, जरा प्यार से बोलो, बुढ़े लोगों को कैसे बहलाया जाता है, क्या इतना भी नहीं मालूम। कुछ दिन उनके साथ वक्त बिताओ, देखना एक न एक दिन मान ही जाएंगे, आखिर हमारे सिवा उनका है कौन, पहले कोशिश तो करके देखो। संजय बोला, बात तो तुम सही कह रही हो, मैं भी थक गया हूँ रोज रोज की बचत करके। पुष्पा बोली, ऐसा करते हैं, गर्मियों की छुट्टी में गांव चलते हैं, वहाँ इतनी हरियाली होती है कि गर्मी नहीं लगेगी और बच्चों के साथ रहेंगे तो हो सकता है उनका मन भी पिघल जाए। फिर सब कुछ बेचकर यहाँ बड़ा सा मकान ले लेंगे और अगर उन्हें साथ रहने की इच्छा होगी तो रख लेंगे। दोनों ने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाया और फिर 1 हफ्ते बाद बिना बताए गांव पहुँचे। संजय के पिता राम सेवक बाबू और उसकी माँ बीना जी जैसे ही बच्चों को देखी फूली नहीं समाई। राम सेवक बाबू बोले, अरे तुम लोगों ने आने की खबर भी नहीं दी, अचानक आओ आओ, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर, देखो आम का मौसम भी आया है, मैं बच्चों को याद कर रहा था। बीना जी बोली, अच्छा किया बहू जो आई, तुम लोगों की बहुत याद आती है, इतना बड़ा घर और बिना बेटे बहू और पोते पोती के सुना सुना रहता है। पुष्पा की नजर उस मकान पर थी जो किसी कोठी से कम नहीं थी। पुष्पा बोली, मां जी क्या बाबूजी ने और खेत खरीद लिया, क्या ये सब हमारे हैं। बीना जी बोली, हाँ बहू, अब जो भी थोड़े बहुत पैसे जोड़ते हैं उससे ये खेत ही लेते जाते हैं। कहते हैं धरती हमारी माँ है, जब ये हमारा पेट भर रही है तो इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। छोड़ो इन बातों को, चलो तुम अंदर, मैं सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। पुष्पा झट से बोली, अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कौन सा थक गई हूँ, आप बैठिए, वैसे भी मैं वहाँ से सूखा नाश्ता लेकर आई हूँ। फिर क्या था, संजय चाय पीकर शाम में अपने पिता के साथ अपने खेत खलिहान का हिसाब लगाने निकल गया। इधर पुष्पा अपनी सास की झूठी सेवा में जुट गई। करीब 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। बीना जी एक रात राम सेवक बाबू से बोली, बहू मेरी कितनी सेवा करती है, उसमें बहुत बदलाव आ गया है। आप देख रहे हैं, मुझे कोई काम नहीं करने देती है, मेरे पैरों को तेल लगाती है, कंघी करती है और चोटी बनाती है। ये देखिए, कल तो उसने मेरे पैरों में नेल पॉलिश लगा दी। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार नेल पॉलिश कब लगाई थी। राम सेवक बाबू पत्नी की खुशी देखकर खुश हो रहे थे। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। एक रोज बीना जी चापाकल से पानी भर रही थी। पुष्पा झट से उनके पास जाकर बोली, माँ जी आप क्यों इतना मेहनत कर रही हैं?
और संजय मांझी यहाँ चापाकल से पानी भरती है तो आपने यहाँ मोटर क्यों नहीं लगवा दिया? इतने सालों से बेचारी कितना मेहनत कर रही हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सास के लिए चिंतित पुष्पा को देखकर रामसेवक बाबू बोले, बहू तुम तो बेटे से बढ़कर अपनी सास की चिंता कर रही हो। अच्छा एक बात बताओ, शहर में कितना बड़ा घर है? संजय मुंह लटका कर बोला, कहाँ बाबूजी, 2 कमरे का मकान है जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। रसोई इतनी छोटी है जिसमें बस पुष्पा ही समा पाती है। इतना सामान है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कई बार छत पर ले जाकर बैठता हूँ। फिर भी आप लोग रहेंगे तो हम जगह बना ही लेंगे, क्योंकि बिना आप लोगों के वहाँ मन नहीं लगता है। रामसेवक बाबू बोले, हाँ तुम लोगों के बिना हमारा भी मन यहाँ कहाँ लगता है। ऐसा करो, पता करो 3 कमरे का खुले मकान में कितना पैसा लगेगा। तुम्हारी माँ की खुशी देखकर लग रहा है अब सब साथ में रहे तो उसे भी थोड़ा आनंद आएगा। जो बात संजय मन में लेकर आया था वो तो रामसेवक बाबू ने खुद अपने मुंह से बोल दिया। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। संजय बोला, हाँ बाबूजी मैं कल ही पता करता हूँ। पुष्पा धीरे से संजय के कानों में बोली, आज तो इतनी अच्छी नींद आएगी कि मैं सपने में बड़ा मकान, बड़ा टीवी और एक गाड़ी और ना जाने क्या क्या देखूंगी। इतना कहकर दोनों मुस्कुराते हुए सोने चले गए। अगले दिन रामसेवक बाबू अपने एक मित्र भोला बाबू, जो कि काफी अनुभवी थे, उनसे बोले, सोच रहा हूँ अब सब कुछ बेचकर बेटे के साथ शहर में रहने चला जाऊं। बेटा बहू सेवा करते हैं और यहाँ रहकर उनकी याद में हमेशा पत्नी रोती रहती है, तो आप क्या सलाह देंगे? भोला बाबू बोले, रामसेवक बाबू मानता हूँ मैं शहर की जिंदगी देखकर आया, पर वो भी एक मृगतृष्णा की तरह है। अगर बच्चे अच्छे हैं तब तो आप उनके साथ रह सकते हैं, पर आजकल ऐसी ऐसी खबर शहरों में मिलती है कि सुनकर मन सिहर जाता है। क्योंकि कुछ बिगड़ी औलाद है जो अपने माँ बाप को रास्ते पर छोड़ देते हैं या वृद्धाश्रम पहुँचा देते हैं। रामसेवक बाबू बोलो, भोला बाबू किस्मत खराब माँ बाप की नहीं बल्कि उन लालची औलादों की होती है जो अपने जन्मदाताओं को ऐसा दुख देते हैं। उन्हें क्या लगता है वो चैन से सो पाएंगे? अरे पाप पुण्य सब इसी धरती पर काटना होता है, पर हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। भोला बाबू बोले, अगर आपको भरोसा है तब तो आप निश्चिंत होकर वहाँ रह सकते हैं और इसमें मैं आपकी मदद कर दूंगा। आपका जमीन और घर मैं ले लूंगा। हाँ एक सलाह दूंगा, कुछ संपत्ति जरूर यहाँ रखना, या जब वहाँ घर लोगे तो बेटे से कहना भाभी जी के नाम से घर ले। इसके 2 फायदे होंगे। नंबर 1 तो आप लोगों को सीनियर सिटीजन के नाम से टैक्स कम भरना पड़ेगा, और नंबर 2 भाभी जी के नाम से घर रहेगा तो आने वाले खतरे से भी बचे रहोगे। रामसेवक बाबू ने बोला, बाबू की ये बात मस्तिष्क में रख ली। घर जाकर बेटे से बोले, संजय मैंने गांव के एक वरिष्ठ व्यक्ति से बात कर ली है, वो हमारी जमीन और घर सब ले लेगा। तुम मकान की बात करो, फिर हम सब एक साथ शहर चलेंगे। ये बात सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संजय बोला, नेकी और पूछ पूछ मैं अभी सब इंतजाम करता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर संजय ने घर की बात भी कर ली। जब रामसेवक बाबू ने घर को बीना जी के नाम से लेने की बात बेटे थे कही और सीनियर सिटीजन वाली बात बताई, वो इतना खुश था इस बात से, उसे कोई एतराज नहीं था। संजय ने बिल्डर से, एजेंट से पहले ही सांठगांठ कर ली थी। धीरे धीरे उसने घर का सामान भी मंगवा लिया और सब मिलजुल कर रहने लगे। शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे रहे। करीब 15 दिन तक पुष्पा ने बीना जी को कोई काम नहीं करने दिया, बल्कि उनकी सेवा करती रही। दोनों पति पत्नी बेटे बहू से बहुत खुश थे। करीब 1 महीने बाद पुष्पा धीरे धीरे घर के सारे काम बीना जी को सौंपने लगी। बच्चों का टिफिन बनाना,
घर की साफ सफाई खुद क्या करती, मशीन में कपड़े डाल देती, फिर उन कपड़ों को सुखाने के लिए भी बीना जी से कहती। खुद पूरा दिन फोन लेकर घूमती और अपने नाखूनों में नेल पॉलिश के रंग बदलते रहती। बीना जी की तबीयत बिगड़ने लगी। रामसेवक बाबू बेटे से बोले, संजय कोई काम वाली देख लो, तुम्हारी माँ की उम्र नहीं रही कि वो घर के काम करें। पुष्पा बोली, घर के काम होते कितने होते हैं जो माँ जी थक जाती हैं। आधे से ज्यादा काम तो मशीन करता है। वैसे माँ जी गाँव में तो सारा काम करती थी, वहाँ तो कोई थकान नहीं होती थी। और आज तक हमने घर में काम वाली नहीं रखी है, फिर अब क्यों? संजय बोला, बाबूजी पुष्पा सही कह रही है, आप ये देखिए मेरी आमदनी ही कितनी है जो मैं काम वाली को दूंगा। दोनों मिलकर घर के काम संभाल तो रही हैं। आप क्यों महिलाओं के काम में दखलंदाजी करते हैं? आप आराम से रहिए। रामसेवक बाबू बोले, कैसे आराम से रहूं जब मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी दिन रात कोल्हू के बैल की तरह पीस रही है। तुम्हें अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखती, पर मुझे अपनी अर्धांगिनी की तकलीफ दिखती है। इससे अच्छे तो हम गांव में थे। बहू बोली, तो हमने कौन सा आपको शहर बुलाया था? आपने खुद यहाँ आने की इच्छा जताई, अब सारा दोष हम पर मत डालिए। काम वाली आएगी तो उसका खर्चा कौन देगा? आपके पास कुछ है नहीं जो आप खर्चा उठाएंगे, क्यों अपने बेटे की परेशानी बढ़ाते हैं? चुपचाप खाइए और परे रहिए। सुनो जी, आप जाओ दफ्तर, इनका तो रोज रोज का यही है। इतना कहकर वो चली गई। बीना जी रामसेवक बाबू से बोली, छोड़िए ना, क्यों आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो बोलो, तुम्हारी यही बात सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे कब? अब बड़ा घर, गाड़ी सब कुछ दे दिया हूँ, तब भी तुम कह रही हो उसे परेशानी है। करीब 3 महीने ऐसे ही बीत गए। बेचारी बीना जी आधी हो गई थीं और रामसेवक बाबू भी जो खुली हवा में पहले सांस लेते थे, अब एक कमरे में बंद रहते हैं। दिन रात पुष्पा कहती है, अभी घर में कोई मेहमान है, आप कमरे से मत निकालिएगा। बाजार के काम रामसेवक बाबू से करवाती थी। दोनों की हालत नौकरों जैसी हो गई थी। जब भी रामसेवक बाबू कुछ कहते तो पुष्पा और संजय दोनों लड़ने लगते थे। एक रोज बीना जी को बहुत खांसी हो रही थी। उन्होंने बेटे बहू को बहुत आवाज लगाई, पर दोनों ने अनसुना कर दिया। रामसेवक बाबू बोले, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जा रहे थे तो बेटे बहू की आवाजें आ रही थी। पुष्पा बोल रही थी, अब मैं थक गई हूँ इन लोगों से, जितनी जल्दी हो अपने माँ बाप को बाहर का रास्ता दिखाओ। संजय बोला, पर गांव का घर जमीन सब बेच चुके हैं तो ये लोग जाएंगे कहाँ? पुष्पा बोली, दुनिया भर के रिश्तेदार पाल रखे थे जिन्हें बुला बुला कर खिलाते थे, जाएं वहाँ जाकर रहें। और कुछ नहीं तो शहर में कितने सारे वृद्धाश्रम है, उसका पता दो और कुछ पैसे उनके हाथ में पकड़ा कर दफा करो। इस बड़े से घर में वो लोग किसी कबाड़ से कम नहीं हैं। संजय बोला, अगले हफ्ते बच्चों की छुट्टी हो रही है, उन्हें लेकर पहले घूमने तुम्हारे भाई के पास चलते हैं, वहाँ से आकर इन लोगों का कुछ इंतजाम करता हूँ। सच कहा, तुमने रोज रोज की चीख चीख से मैं भी थक गया हूँ। मैं सोचा था बुढ़े हो गए हैं, 1-2 साल जिएंगे, फिर सब रास्ता खाली हो जाएगा, पर इन्हें देखकर तो नहीं लगता कि ये ऊपर जाने वाले हैं। रामसेवक बाबू को अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो पत्नी को पानी दिए और आराम कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगे। बीना जी बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? वो बोले, बीना, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। बीना जी रोकर बोली, हमारी किस्मत ही फूटी है। वो बोले, खराब किस्मत हमारी नहीं बल्कि इन बच्चों की है। इन्हें क्या लगता है इनके अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है?
अरे दुनिया इतनी बड़ी है, जहाँ प्यार और भरोसा बांटो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। बीना जी बोली, फिर अब क्या आपने कुछ सोचा कि अब आप क्या करेंगे? हम तो रोड पर आ जाएंगे। वो बोले, तुम चिंता मत करो, मैं भी इसका बाप हूँ, इसे ऐसा सबक दिखाऊंगा कि जीवन भर भूल नहीं पाएगा। अब तक पिता का फर्ज निभाता आया, अब इसे मैं बताता हूँ कि एक बाप क्या क्या कर सकता है। कुछ रोज बाद संजय परिवार के साथ निकल रहा था। पुष्पा बीना जी से बोली, मां जी मेरे पीछे घर का ध्यान रखिएगा। राम सेवक बाबू बोले, हाँ हाँ बहू तुम निश्चिंत होकर जाओ, जो भी बिगड़ा होगा उसे हम बिल्कुल सही कर देंगे। तुम आओगी तो देखकर हैरान हो जाओगी। पुष्पा मुस्कुराते हुए संजय के कान में बोली, मन तो नहीं करता कि फ्री के चौकीदारों को घर से निकालूं, पर मुझे ये पुराने एंटीक पीस घर में नहीं चाहिए। दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। इस बीच रामसेवक बाबू ने वहां की सारी घटना भोला बाबू को दी। भोला बाबू अपने एक मित्र के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाई और घर के कागजात दिखाए। भोला बाबू की शहर में बहुत जान पहचान थी। उन्होंने सुझाया कि आपके घर के पास ही बहुत बड़ा अस्पताल बना है, जहां कई नर्स रहने के लिए मकान ढूंढ रही है। आप उन्हें अपने मकान में रख लो, आपकी आमदनी भी हो जाएगी और आप लोगों की देखभाल भी होती रहेगी। रामसेवक बाबू ने 6 लड़कियों को 2 कमरा दे दिया। अब वो लड़कियां जब अपने लिए खाना बनाती तो उन दोनों के लिए भी बना देती। अब वे सभी नर्स थी तो उनके स्वास्थ्य की भी परेशानी हल हो जाती थी। इस तरह से करीब 10 दिन में उस घर का रामसेवक बाबू ने नक्शा ही बदल दिया। बेटा बहू जब घूमकर आए, दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्हीं में से एक लड़की ने दरवाजा खोला। जैसे ही पुष्पा अंदर आने लगी वो बोली, अरे इस तरह से कहाँ घुसी आ रही हैं? पुष्पा बोली, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? ये मेरा घर है। और तुम कौन हो? दूसरी लड़की बोली, नहीं ये घर रामसेवक बाबू का है और हम सब उनके किराएदार हैं। ये सुनकर बेटे बहू के होश उड़ गए। पुष्पा जोर जोर से चिल्लाई, मां जी पापा जी बाहर निकलिए, ये हमारे घर को क्या आपने हॉस्टल बनाकर रख दिया? और आपको कोई नहीं मिला तो नर्स को घर में रखने लगे। ये हमारा घर है, कोई अस्पताल नहीं, हमने आपको रखने की जगह दे दी, ये क्या कम था? मैं तो कहती हूँ इन लोगों के साथ आप भी मेरे घर से निकलो। रामसेवक बाबू बोले, तुम्हारा घर? बहू दिन में सपने देख रही हो क्या? ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी पत्नी का है। पूछो अपने पति से किसके नाम से है ये घर, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? पुष्पा संजय की तरफ देखी। संजय को सीनियर सिटीजन वाली बात याद आई और वो हैरान रह गया। रामसेवक बाबू बोले, तुम्हारे ऐसे ही व्यवहार के कारण मैंने पुलिस में तुम लोगों की कंप्लेन दे दी है। अभी तो वो कुछ नहीं करेंगे, परंतु अगर तुम लोगों ने कुछ चालबाजी की तो जेल की हवा खाओगे। तुम्हारा सारा सामान बाहर के स्टोर रूम में रखा है, उसे उठाओ और निकलो हमारे घर से। बेटे बहू माँ बाप के पैर पकड़ने लगे और कहने लगे, हमें हमारी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। हमारे मन में लालच आ गया था, हमारी किस्मत खराब थी जो हम आपको पहचान नहीं पाए। बीना जी बोली, अब पता चला कि खराब किस्मत माँ बाप की नहीं बल्कि बिगड़ी और लालची औलादों की होती है। जिस चालबाजी से तुम लोग हमें गांव से यहाँ तक लेकर आए, अब वो हमारे सामने आ चुकी है। तुमसे भले तो ये बच्चे हैं जो रहने का दाम भी देते हैं और हमारी सेवा भी करते हैं। हमारे मरने के बाद हम ये घर ऐसे ही माँ बाप के लिए छोड़ जाएंगे जिनके बच्चे तुम जैसे बदकिस्मत होते हैं। अब निकल जाओ हमारे घर से और दोबारा लौटकर मत आना। 6 की 6 लड़कियों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। काफी समय तक संजय को दर दर भटकना पड़ा और इधर रामसेवक बाबू को पराए बच्चों से अपनापन मिला और आगे चलकर उन्होंने अपना वो घर वृद्धाश्रम के नाम किया ताकि उनके जैसे माता पिता को कोई कष्ट ना हो।
मित्रों, जब माँ बाप अपनी जीवन भर कर जमा पूंजी खुशी खुशी बच्चों को दे देते हैं, फिर बच्चे क्यों उनके साथ छल करते हैं? लोग कहते हैं माता पिता की किस्मत खराब है। नहीं, खराब किस्मत माँ बाप की नहीं बल्कि लालची औलाद की होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी सीख समझकर पढ़े और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों की मानसिकता बदले। हर माता पिता सजग हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।